This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Irfan Ahmad Aslam, serving as a subject specialist in CAI Directorate, Punjab Education Foundation. Class 4 Mathematics subject, यूनिट नंबर 1 का पोर्शन है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड नंबर पैटर्न्स। इसमें हमने 3 एक्सरसाइजेज डिस्कस करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन पे मुश्तमिल है, एक्सरसाइज नंबर 2 डिवीजन्स पे है और एक्सरसाइज नंबर 3 है नंबर पैटर्न्स पर। इन टॉपिक्स को क्लास 5 के यूनिट नंबर 1 ऑडियो लेक्चर्स में हम अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। आपने वो ऑडियोज़ अच्छे तरीके से सुन लेनी है ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 25 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग, सारे ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं। होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, तो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हमने ऑडियो के लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। आप क्लास 5 के यूनिट नंबर 1 के ऑडियो लेक्चर अच्छे तरीके से सुने जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पर मुश्तमिल है, नंबर पैटर्न पर मुश्तमिल है, ताकि आपको ये तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है 631 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। अब दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, क्या करेंगे हम इन नंबर्स को वर्टिकली लिख लेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। इन नंबर को हम क्या करेंगे वर्टिकली लिख लेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। वंस प्लेस पर 1 और 4 आ जाएगा, टेंस प्लेस पर 3 है, हंड्रेड्स प्लेस पर 6 है। हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में इन वर्टिकली लिख लिया इन नंबर्स को। फिर हमने क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है उसमें एक ही डिजिट यहाँ पर आ रहा है, तो इस नीचे वाला जो नंबर है इसको हमने ऊपर वाले तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले नंबर के तमाम डिजिट से। कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे छोटी प्लेस से, वंस प्लेस से। एक्सट्रीम राइट साइड से हम शुरू करके लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे और मल्टीप्लाई इसको करते जाएंगे। तो फिर हमने 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 4 बनता 4। फिर 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 प्लेस डिजिट के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा 100 प्लेस के डिजिट के ऊपर, तो 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 24 और 1 जो कैरी है वो इसमें ऐड करेंगे तो 25 हो गया। तो 631 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2524। तो आपने देखा हम बड़ी आसानी के साथ दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट यहाँ पे करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। डी पार्ट है मेरे पास 8046 को मल्टीप्लाई करना है 678 के साथ। तो इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इन दो होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेंगे वर्टिकली। ठीक है, प्लेस वाली चार्ट में दोनों नंबर्स को वर्टिकली हमने लिख लेना है। वंस प्लेस के नीचे 6 और 8 आ गया, टेंस प्लेस के नीचे 4 और 7, हंड्रेड्स प्लेस के नीचे 0 और 6 और थाउजेंड्स प्लेस के नीचे 8 आ गया। ठीक है, तो अब हमने वर्टिकली लिख के इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो नीचे वाले नंबर में अब 3 डिजिट्स हैं, हर डिजिट को लहदा हमने ऊपर वाले पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है डिजिट वाइज। तो सबसे छोटी प्लेस से शुरू करते हैं वंस प्लेस से, नीचे भी वंस प्लेस से शुरू करेंगे और ऊपर भी हमने वंस प्लेस से शुरू करके थाउजेंड्स प्लेस तक जाना है मल्टीप्लाई करते हुए। तो नीचे वंस प्लेस पर है 8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाले तमाम डिजिट से। शुरू कहाँ से करना है, वंस प्लेस से।
8 को मल्टीप्लाई सबसे पहले करना है 6 के साथ। 8 6 दा 48, 48 का 8 लिखेंगे, 4 चला गया कैरी पे 10th प्लेस के डिजिट के ऊपर। 8 मल्टीप्लाई 4 किया तो कितना आ गया 32, 32 में 4 ऐड किया तो 36, 36 का 6 लिखा और 3 कैरी चला गया 100th प्लेस के ऊपर। तो अब हमने 8 मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो 0 आएगा, प्लस 3 किया तो 3 आ गया। इसके बाद फिर 8 मल्टीप्लाई होना है 8 के साथ, तो 64 आ गया। ठीक है, एंड वाला डिजिट था तो पूरा नंबर हमने लिख दिया। तो हमने 8 को ऊपर वाले तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करना है, अब नीचे वाले नंबर में जो 10th प्लेस पर डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले तमाम डिजिट्स के साथ 1st प्लेस से शुरू करते हुए। तो हमने 7 चूँकि 10th प्लेस पर आ रहा है ना, तो 7 को जब हम ऊपर वाले तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको हमने 10 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एंड पर एक ज़ीरो इजाफी आ जाएगा, तो वो ज़ीरो हम पहले लगा लेते हैं ताकि वर्टिकली हमारे नंबर्स सही लिखे जा सकें। तो हम क्या कर रहे हैं, 0 पहले लगा दिया। अब 7 को तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 दा कितना होता है 42, 42 का 2 लिखेंगे, 4 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 7 4 दा 28 और 28 में 4 ऐड किया 32 आ गया। फिर 32 का 2 लिखेंगे और 3 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 3 कैरी है। 7 मल्टीप्लाई 0 तो 3 कैरी है, 0 प्लस 3 3 आ गया। 7 8 दा कितना होता है जी 56, तो 56 हमने लिख दिया, लास्ट डिजिट था तो पूरा हमने लिख दिया। अब 7 के साथ भी सारा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। 6 अब आ रहा है 100th प्लेस पर, तो 100th प्लेस पर जो डिजिट है 6, इसको ऊपर वाले तमाम डिजिट से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं ऊपर वाले तमाम डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, अब चूँकि 6 जो है ये 100th प्लेस पर है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद एंड पर 100 से भी मल्टीप्लाई करना है आंसर को। तो 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी भी नंबर को एंड पर 2 ज़ीरो आ जाते हैं, वो 2 ज़ीरो मैं पहले लगा लेता हूँ और फिर 6 को मैं ऊपर वाले तमाम डिजिट से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 6 6 दा 36 आ गया, 36 का 6 लिखा, 3 कैरी चला गया। 6 4 दा 24 और 3 कैरी था 27 हो गया, तो 2 कैरी चला गया। 6 0 दा 0, 0 प्लस 2 2 आ गया। 6 8 दा 48। तो इस तरह हमने 6 को तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमने क्या किया, 8 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आया था, फिर उसी के नीचे वर्टिकली 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से, फिर उसी के साथ नीचे वर्टिकली 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से। तो 7 चूँकि वर्टिकल पर था तो हमने 7 चूँकि 10th प्लेस पर था ना, तो इसलिए हमने कहा था कि जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। या सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि ऊपर वाले पूरे नंबर को आप 7 के जस्ट 70 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आएगा जो हमने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। फिर 6 चूँकि 100th प्लेस पर है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले पूरे नंबर को 6 की बजाय 600 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंपली ये कहते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। सही है, तो अब ये जो 3 नंबर्स आए हैं वर्टिकली, इनको भी कोरस्पॉन्डिंग प्लेस डिजिट्स इनको ऐड कर लें। तो पहले 1 प्लेस डिजिट्स को ऐड किया तो 8 प्लस 0 प्लस 0 8 आ गया। फिर 10 प्लेस डिजिट्स को ऐड किया तो 6 प्लस 2 प्लस 0 करेंगे तो 8 आ गया। फिर 100 प्लेस डिजिट्स को ऐड किया तो सीधा 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11, 1 कैरी हो गया 1000 प्लेस पर, तो 1000 प्लेस पर 1 कैरी हो गया। तो अब इनको ऐड करें 1000 प्लेस डिजिट्स को, 4 प्लस 6 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 हो गया। 51 कैरी चला गया 10,000 प्लेस पर, तो इनको ऐड करने 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 हो गया। 1 कैरी चला गया। नेक्स्ट जो डिजिट आ रहा है आगे, ठीक है, हम राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 प्लस 1 जो कैरी था वो आ गया 14। 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी चला गया तो 1 प्लस 4 5 आ गया। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना यहाँ पे सीखा है। हमने दो नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना सीखा है। कोई से भी दो होल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। क्या तरीकाकार होता है, प्लेस वैल्यू में वर्टिकली लिखने के बाद, प्लेस वैल्यू चार्ट में वर्टिकली लिखने के बाद नीचे वाला जो नंबर आपको दिया हुआ है उसके 1 प्लेस डिजिट से शुरू करके ऊपर वाले पूरे नंबर से, फिर 10 प्लेस डिजिट्स वाले डिजिट्स के साथ और फिर 100 प्लेस वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके वर्टिकली जो 3 नंबर्स आए हैं इनको हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना आसान काम है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी।
तो ये 8046 को जब हमने 678 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 5,455,188, ये हमारे पास इसका आंसर आया है। तो इसी तरह बाकी और भी इसमें बहुत से क्वेश्चन दिए हुए, तो आपने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन करना आसानी से समझ आ जाए। तो अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अ शॉपकीपर सोल्ड 34,523 मीटर क्लॉथ इन अ वीक, हाउ मच क्लॉथ विल ही सेल इन 21 वीक्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन की एक रियल लाइफ एग्जांपल हमें दी हुई है। इस रियल लाइफ एग्जांपल को हम यहाँ पे अब सॉल्व करना सीखेंगे। हमें क्या कहा जा रहा है कि शॉपकीपर है जिसने 34,523 मीटर क्लॉथ सेल किया है फर्स्ट वीक में, इन अ वीक, एक वीक में। हाउ मच क्लॉथ विल ही सेल इन 21 वीक्स, वो 21 वीक में कितना कपड़ा सोल्ड करे, कितना कपड़ा सेल करेगा, ये हमने बताना है। एक वीक में आपको पता है उसने कितना सेल किया है ना, तो 21 वीक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको एक वीक की वैल्यू का पता है तो आप उसको जितने वीक में चाहे मालूम कर सकते हैं। जस्ट क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 34,523 को मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ, ठीक है। जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ से इजीली आंसर मिल जाएगा कि हमने 21 वीक्स के अंदर कितना कपड़ा सेल होगा, ठीक है। यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आपने कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, जस्ट इसको प्लेस वाली चार्ट में वर्टिकली लिख लें, ठीक है। वर्टिकली लिखने के बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर हमें मिल रहा है 7,24,983, ठीक है। ये आपने वर्टिकली लिख के इसको मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोसीजर करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आंसर आएगा 7,24,983, यानी 21 वीक्स में इतना कपड़ा सेल हो जाएगा, सही है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल थी जिसमें आपको बताया हुआ कि एक वीक के अंदर आपको पता है कि कपड़ा कितना सेल हुआ है, तो आप उसको 21 वीक में निकाल सकते हैं कि कितना सेल होगा। हाउ मच क्लॉथ विल ही सेल इन 21 वीक्स। तो ये आपने देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है माजिद अर्न्स ₹11,045 इन अ डे। माजिद ने एक दिन में 11,045 रुपये अर्न किए हैं। फाइंड इसमें क्या करना है, ए पार्ट में हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 365 डेज। अब देखिए एक दिन की कमाई माजिद की हमें पता है, तो 365 डेज़ की कमाई कितनी होगी, क्या करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11,045 को 365 के साथ, हमें 365 डेज़ की अर्निंग पता चल जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको प्लेस वाली चार्ट में वर्टिकली लिखने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे, सारा प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे इसका, तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा 11,045 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 365 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4,31,425। इतनी अर्निंग होगी जो कि 365 डेज़ में बनेगी। तो इसी तरह इसका बी पार्ट है, हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में कितनी रकम अर्न करेगा माजिद। तो 2 ईयर्स में कितने डेज़ होते हैं, हमें डेज़ के बारे में पता है ना, हमें तो एक दिन की अर्निंग पता है। तो 2 ईयर्स में कितने डेज़ होते हैं, अगर एक ईयर में 365 डेज़ हैं तो 2 ईयर्स में कितने हुए 730। तो हमने अब क्या करना है, 11,045 को यानी 11,045 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 730 के साथ, ठीक है। 2 ईयर्स में कितने डेज़ हैं, 730 डेज़ हैं। तो हमने 730 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो आ जाएगा 8062,850, यानी 8,062,850 रुपये अर्निंग होगी 2 ईयर्स में। तो आपने इसको वर्टिकली लिखे अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे तो ये आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इन अ फैक्ट्री 20,134 नोटबुक्स वर प्रिंटेड इन अ डे, हाउ मैनी नोटबुक्स विल बी प्रिंटेड इन 210 डेज। कहते हैं एक दिन में जो बुक्स प्रिंट हो रही है ना उसकी तादाद हमें पता है। नोटबुक्स जो कापियाँ हैं जो
प्रिंट हो रही हैं उसकी तादाद हमें पता है वो है 20,134। तो 210 दिन में, अगर आपको एक दिन में पता है तो 210 दिन में आप इजीली मालूम कर सकते हैं। जस्ट क्या करना होगा, आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। 20,134 को जस्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे 210 के साथ। तो वर्टिकली लिख के जब आप इसको प्लेस वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यूज़ के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में वर्टिकली लिखने के बाद जब आप एक मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया है उसके तहत जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो होगा 4,228,140। तो इतने जो 210 डेज़ में इतनी नोटबुक्स प्रिंट हो जाएंगी। सही है, तो ये आपको एक दिन की प्रिंटिंग वैल्यू पता थी तो आपने 210 डेज़ की निकाल ली। तो अगर आपको एक दिन की वैल्यू पता है तो आप जितने भी डेज़ की चाहें वहाँ से वैल्यूज़ आप उसकी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ईच मेंबर ऑफ ए ग्रुप गिव रुपीज़ 34,156 फॉर a tour of Naran and Kagan. If there are 345 members of the group, then how much money will the group collect together? अब कहता है कि एक मेंबर जो है, ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप के हर मेंबर ने 34,156 रुपये जमा करवाए हैं नारान और कगान के टूर के लिए। तो एक ग्रुप में अगर 345 मेंबर हैं तो टोटल मनी कितनी कलेक्ट हुई? तो क्या करेंगे, देखें जी, अगर हर मेंबर जो है वो 34,156 रुपये जमा करवा रहा है, ग्रुप का हर मेंबर अगर 34,156 रुपये जमा करवा रहा है और ग्रुप में टोटल बंदे हैं 345, तो आपको टोटल अमाउंट कितनी जमा होगी? जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो प्लेस वाले चार्ट में वर्टिकली लिखने के बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 11,783,820। तो इतने रुपए जमा हो जाएंगे अगर 345 मेंबर्स ऑफ ग्रुप के, तो इतने रुपए इसमें जमा हो जाएंगे 11,783,820। तो आपने देखा है कि हम मल्टीप्लिकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। तो आपको यकीनन ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो मल्टीप्लिकेशन पर मुश्तमिल थी ये अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि डिवीजन्स के क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है इसको सॉल्व करते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 29 पर मौजूद है, बुक के पेज नंबर 29 पर है। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप बाद में फिर ये टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझा सकें। तो एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या करना है, हमने ये डिवीजन्स के हमें एक्सरसाइज दी हुई है, हमने डिवीजन सीखनी है कि दो नंबर्स को आप कैसे डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है, देखें इसमें क्या किया जा रहा है। ये डिवीजन के सिंबल में लिखा हुआ है 585 डिवीजन के सिंबल के अंदर है और 3 बाहर है, मतलब हमने 585 को डिवाइड करवाना है बाय 3 से हम डिवाइड करवाना चाहते हैं। तो दो नंबर्स को डिवाइड करना आपने क्लास 5 के यूनिट नंबर 1 की ऑडियो लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुने। अगर सुने हुए हैं तो आपको दो नंबर्स को डिवाइड करना अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो उसी गाइडेंस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए हमने 585 को डिवाइड करना है 3 से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो लेफ़्ट साइड वाला यानी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वाला डिजिट है उसको देखेंगे कि क्या आप उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो 3 से बड़ा होना चाहिए, जो भी बाहर नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए। तो 5 3 से बड़ा है तो 5 तक का टेबल पढ़ें, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 6 बड़ा हो जाएगा 3 1 दा 3। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट तक हमने टेबल पढ़ा। तो 5 - 3 करेंगे 2 आ गया। अब ऊपर से एक डिजिट हम नीचे ले लेंगे, 5 के बाद 8 था तो 8 नीचे आ गया। अब 28 तक हमने 3 का टेबल पढ़ना है। तो 3 का टेबल जब हम 28 तक पढ़ेंगे तो 3 9 दा 27, 3 10 दा 30, 30 बड़ा हो गया तो 3 9 दा 27। 28 में से 27 माइनस किया तो 1 आ गया। ऊपर एक डिजिट अभी इजाफी पड़ा हुआ है 5 है तो 5 भी नीचे ले आएंगे। अब 15 तक 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 5 दा 15, 3 5 दा 15, तो रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो जो ऊपर क्वोशंट है ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होता है 195। यहाँ पे आंसर आ गया।
कि अगर हम 585 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 195। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये हमने कैसे किया है। देखें, जो डिवीजन के अंदर नंबर आ रहा है उसका हमने सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वाले डिजिट से शुरू करना है, देखना है क्या वो डिवाइड हो सकती है बाहर वाले नंबर से। तो 5 चूँकि बड़ा था तो वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। फिर हमने 5 को डिवाइड किया तो 5 तक टेबल पड़ा इसका, जो 3 वन 3 लिखा तो 5 माइनस 3 किया 2 आ गया, सही है। फिर 2 चूँकि छोटा है तो ऊपर वाला एक डिजिट हम नीचे लेके आएंगे 28 तक, फिर हम टेबल पढ़ेंगे। फिर 28 में से 27 को माइनस किया तो 1 आया, तो फिर 5 डिजिट एक ऊपर पड़ा हुआ तो उसको हम नीचे लिया तो 15 तक टेबल पढ़ेंगे 3 का, तो 3 5 का 15, रिमाइंडर आ गया 0। तो क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें दिया हुआ है कि डिवीजन सिंबल के अंदर लिखा हुआ है, डिवीजन के अंदर लिखा हुआ है 7546 और बाहर है 22, ठीक है। हमने क्या करना है 7546 को डिवाइड करना है बाय 22। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे क्या करना है, हमने सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से शुरू करना है ना। सबसे बड़ी डिवीजन की जो अंदर नंबर है उसको सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू देखेंगे वो है 7। तो 7 22 से छोटा है तो आगे वाला एक और डिजिट इसके साथ मिला लेंगे, तो 7 के साथ 5 मिलेगा तो 75 हो गया। अब 75 तक 22 का हमने टेबल पढ़ना है, तो 75 तक 22 का टेबल पढ़ेंगे तो 22 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे तो ये 66 आ जाएगा। जब 4 से करेंगे वो 88, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम 3 तक इसका टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 75 में से 66 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 9। तो ऊपर में से एक डिजिट नीचे लेके आए 4 94। अब हमने 94 तक 22 का टेबल पढ़ना है, तो 22 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 88 आ जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 94 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 22 मल्टीप्लाई 4 तक लिखेंगे। 94 में से 88 जब हमने माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 माइनस 8 किया तो 6, तो 6 नीचे आ गया। अब ऊपर एक डिजिट 6 अभी पड़ा हुआ है वो नीचे ले आएंगे। अब 66 तक हमने टेबल पढ़ना है 22 का, तो 22 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 66, रिमाइंडर 0 हो गया। तो क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है ये इसका आंसर है 343। मतलब ये कि जब हम 7546 को 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 343। तो इसी तरह इसके और भी पार्ट दिए हुए हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। हम इसमें अभी फर्दर इसका एक और पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट में यहाँ पे करने लगा हूँ, फर्दर इसको देखते हैं, मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। 133 डिवाइड बाय 11। अब इसको डिवीजन सिंबल, इसको डिवीजन के सिंबल में नहीं लिखा हुआ है, इसको सिंपली लिखा हुआ है कि 133 डिवाइड बाय, ये डिवीजन का दूसरा सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया डिवाइड बाय 11। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेम उसी तरीके से इसको डिवीजन सिंबल में ले जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन वाले सिंबल में इसको लिखेंगे 133, जो पहले नंबर होता है उसको अंदर रखते हैं और जो बाद में होता है उसको बाहर रखते हैं, ठीक है। 133 डिवाइडेड बाय 11, तो 133 अंदर आएगा और 11 बाहर आएगा। तो उसी तरह अब आगे करने का तरीका वही है। 133 है, सबसे बड़ी प्लेस वाली डिजिट 1 है, 1 चूँकि 11 से छोटा तो आगे वाला एक और डिजिट में डालेंगे 13 हो जाएगा। तो 13 तक 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 1 11, 13 माइनस 11 किया तो 2, 3 नीचे आ गया तो 11। अब 23 तक टेबल पढ़ेंगे तो 11 2 22, तो 23 माइनस 22 करेंगे तो 1 आ गया। अब ऊपर और कोई डिजिट इजाफी नहीं था तो नीचे अब रिमाइंडर आ गया 1। 1 चूँकि 11 से छोटा है तो अगर छोटा रिमाइंडर आ जाए तो वहाँ पे हम इसको रोक देते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास डिवीजन है इसको करने के बाद 133 डिवाइडेड बाय 11 जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 12 रिमाइंडर 1, ठीक है। 12 रिमाइंडर 1 इसमें आ जाएगा। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया, 133 डिवाइड बाई 11 करना था तो 133 को लॉन्ग डिवीजन के सिंबल के अंदर रखा, 11 को बाहर रखा। जब हमने इसको डिवाइड किया तो एंड पे रिमाइंडर 1 आ गया। तो जो क्वेश्चन है वो आंसर होता है और साथ अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ हो तो वो भी लिखते हैं, तो रिमाइंडर 1 इसका आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको आपने देखा और इसके अलावा बाकी और भी क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रियल लाइफ प्रॉब्लम है डिवीजन को लेके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इन 45 रिलीफ कैंप्स 2205 ब्लैंकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो कहता है 45 रिलीफ कैंप्स हैं जिनमें 2205 ब्लैंकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सही है। और हाउ
हाउ मैनी ब्लैंकेट्स डिड ईच कैंप गेट, वो कहता है अब हर कैंप जो है कितने ब्लैंकेट्स उसको मिलेंगे। 45 रिलीफ कैंप्स हैं तो कहता है 2205 ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं रिलीफ कैंप्स में। हाउ मैनी ब्लैंकेट डिड ईच कैंप गेट, हर कैंप को कितने ब्लैंकेट्स मिलेंगे ये हमने बताना है। तो देखिए आपके पास एक टोटल वैल्यू मौजूद है और 2205 आपके पास टोटल वैल्यू है ब्लैंकेट्स की, और आपने इसको 45 रिलीफ कैंप में इक्वली डिवाइड करना है। इक्वली डिवाइड करना है तो फिर ये डिवीजन का सिंबल हुआ ना कि आप 45 कैंप में इसको इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर कैंप को कितने कितने ब्लैंकेट्स मिलेंगे। ठीक है, यानी हर कैंप को कितने कितने ब्लैंकेट्स मिलेंगे, तो ये आपने मालूम करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने 2205 को, ठीक है, 2205 को डिवाइड करवा दिया 45 के साथ। तो लॉन्ग डिवीजन में आप 2205 को अंदर लिखेंगे, 45 को बाहर लिखेंगे और डिवीजन वाला कंप्लीट प्रोसीजर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 49। ठीक है, क्वेश्चन 49 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो 49 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये कि हर रिलीफ कैंप को 49 ब्लैंकेट्स फिर मिलेंगे। सही है, हर रिलीफ कैंप को 49 ब्लैंकेट्स मिलेंगे। ये आपने देखा कि आप इक्वली डिवाइड करके हर कैंप को आप बताना चाहते थे कितने मिलेंगे, तो 49 मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 1107 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 27 रोज देन हाउ मेनी चेयर्स विल बी देयर इन अ रो। एक रो में वो कहता है कितनी चेयर्स है। अब वो टोटल वैल्यू उसने बताई है कि 27 रोज में टोटल चेयर्स जो पड़ी हुई हैं वो है 1107। तो फिर वो कह रहा है कि एक रो के अंदर कितनी चेयर्स पड़ी होंगी। अगर आपके पास टोटल वैल्यू है और वो बता रहा है कि 27 रो की टोटल वैल्यू है, तो एक रो की टोटल वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इसको इक्वली डिवाइड करता हूँ तो हमने क्या करना है, 1107 को लॉन्ग डिवीजन के अंदर रखेंगे, 27 को बाहर, और इसका लॉन्ग डिवीजन का प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा 1107 को डिवाइड करने के बाद जब हमें आंसर जो यहाँ पे मिल रहा है 27 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो है 41। तो मतलब ये है कि एक रो में फिर कितनी चेयर्स होंगी, 41 चेयर्स होंगी। ठीक है, एक रो में कितनी चेयर्स होंगी, 41 चेयर्स होंगी। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3336 बिस्किट्स आर पैक्ड इन 11 बॉक्सेस। अब वो कहता है 11 बॉक्सेस के अंदर टोटल वैल्यू आपको बताइए 3036, देन फाइंड आउट हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो आप जब इक्वली डिवाइड करेंगे 11 बॉक्सेस के अंदर तो आपको एक बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, 3036 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ। तो यहाँ से हमने देखा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 276 बिस्किट्स आएंगे एक बॉक्स के अंदर जब आप इनको इक्वली डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि 6666 बुक्स आर टू बी केप्ट इन 33 कपबोर्ड्स इन अ लाइब्रेरी। 33 कपबोर्ड्स हैं और लाइब्रेरी में जिनके अंदर टोटल बुक्स की आपको वैल्यू बताई है वो है 6666। देन हाउ मैनी बुक्स विल बी देयर इन ईच कपबोर्ड। अब वो कहता है हर कपबोर्ड के अंदर कितनी बनेगी, तो आप इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर कपबोर्ड के अंदर कितनी वैल्यू होगी। तो जस्ट क्या करना है, हमने 6666 को डिवाइड करना है हमने 33 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि 202 बुक्स हैं जो कि हर कपबोर्ड के अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, तो आपने देखा डिवीजन को हम बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल इसमें बार बार हमें दी हुई हैं, एक्सरसाइज दी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, 7 बॉट 10 वॉशिंग मशीन्स फॉर पीस 78,950 एंड एन ओवन फॉर पीस 21,550। कहता है साद ने 10 वॉशिंग मशीन्स खरीदी हैं 78,950 में और एक ओवन भी खरीदा है 21,550 में। ए पार्ट में अब हमने फाइंड क्या करना है, ए पार्ट है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। उसने टोटल मनी कितनी स्पेंड की है, टोटल मनी कितनी स्पेंड की है साद ने। एक उसने मनी स्पेंड की है 78,950
और दूसरी इसने जो मनी स्पेंड की है वो है 21,550। तो टोटल मनी अगर मैंने मालूम करनी है तो मुझे जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना चाहिए। तो 78,950 प्लस 21,550, इसको वर्टिकली प्लेस वाली चार्ट में लिखे जब आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से जो हमें आंसर इसका मिलेगा वो मिल रहा है 100,500। ये इसका आंसर में मिल रहा है, यानी इतनी टोटल अमाउंट है, इतनी टोटल मनी है जो कि स्पेंड की है साद ने, ठीक है, 100,500। और बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच मोर अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन्स देन एन ओवन। वो कहता है वॉशिंग मशीन्स पर कितनी रकम ज़्यादा स्पेंड की है ओवन की निस्बत। तो देखें, अब वॉशिंग मशीन देखें तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, वो है 78,950 और ओवन ख़रीदा है उसने 21,550 में। तो वॉशिंग मशीन की पर ज़्यादा रकम खर्च की है। हाउ मच मोर अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन्स देन एन ओवन। तो अब क्या करेंगे फिर, इसका ए पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट में अब हमने बताना है कि ज़्यादा रकम कितनी खर्च की है वॉशिंग मशीन्स पे। तो देखें आपके पास बड़ी वैल्यू है वॉशिंग मशीन की, छोटी वैल्यू है ओवन की, तो दोनों को माइनस कर लें जस्ट। जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा कि मैंने कितनी ज़्यादा रकम स्पेंड की है वॉशिंग मशीन्स के ऊपर। तो क्या करना है मैंने 78,950 में से मैंने माइनस करना है 21,550। जब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ प्लेस वाली चार्ट में लिखे कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस डिजिट्स को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 57,400 मुझे आंसर मिल रहा है। मतलब इतनी रकम ज़्यादा खर्च की है वॉशिंग मशीन्स ख़रीदने में। तो सी पार्ट इसका देखें, सी पार्ट में हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन। वो कहता है एक वॉशिंग मशीन ख़रीदने में कितनी रकम स्पेंड की है साद ने। तो हमारे पास तो जो टोटल वैल्यू दी है वो है 10 वॉशिंग मशीन की ना, तो 10 वॉशिंग मशीन की वैल्यू दी हुई है 78,950। और अगर मुझे एक वॉशिंग मशीन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। तो 78,950 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 के साथ तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा 7,895, ठीक है, 7,895। क्योंकि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा मशीनों की प्राइस मुझे पता है तो मैं एक मशीन की प्राइस मालूम करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, इक्वली उसको डिवाइड कर देंगे। तो इक्वली डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा एक वॉशिंग मशीन की प्राइस है वो है 7,895। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन 30 बैग्स 1,350 kg राइस आर पैक्ड, फाइंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस आर इन वन बैग। कहता है आपके पास 30 बैग्स हैं और 1,350 kg राइस उसमें पैक्ड हैं 30 बैग्स के अंदर, और आपको एक बैग के अंदर बताना है कि कितने किलोग्राम राइस होंगे। तो क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर लेंगे इनको, इन दोनों वैल्यूज़ को जब मैं इक्वली डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 kg की प्राइस मिल जाएगी। तो मुझे क्या करना होगा 1,350 को डिवाइड कर देना होगा 30 के साथ। तो जब मैं 30 के साथ डिवाइड करूँगा इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड तो मुझे मिलेगा 45 kg, 45 kg एक बैग के अंदर 45 किलोग्राम एक बैग के अंदर राइस होंगे। तो इसी तरह इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 बैग्स। 38 बैग्स में देखिए 30 बैग्स में तो उसने खुद बताया हुए हैं, तो हमने 38 बैग्स में निकालने, तो क्या करें, देखिए 38 बैग्स में निकालने के लिए आपको वन बैग की कीमत चाहिए। तो वो हमने ए पार्ट में ऑलरेडी निकाल लिया है कि वन बैग के अंदर आपको चाहिए कि कितने केजी राइस हैं, कीमत नहीं, वन बैग के अंदर आपको चाहिए कितने केजी राइस हैं। तो आपको अगर वन बैग के अंदर पता है कि कितने केजी राइस हैं तो आप जितने भी चाहें बैग्स की कीमत बैग्स के अंदर वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमने जो ए पार्ट में आंसर निकाला है कि वन बैग के अंदर 45 केजी राइस हैं। तो अगर मैं 45 को 38 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1710 केजी होंगे जो कि 38 बैग्स के अंदर मौजूद होंगे। सही है, आपने ए पार्ट में निकाला एक बैग के अंदर, वो आपने कैसे निकाला,
1350 को 30 से डिवाइड करने के बाद। फिर बी पार्ट में वो कहता है 38 बैग्स में निकालने हैं कितनी केजी राइस हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया, जो 1 केजी की आपने वैल्यू निकाली हुई है 45, उसको 38 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा 1710 केजी राइस जो है ये पैक होंगे 38 बैग्स के अंदर। तो आपने देखा हम डिवीजन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि टोटली डिवीजन्स के ऊपर थी, डिवीजन के क्वेश्चन पर मुश्तमिल थी, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि नंबर पैटर्न्स पर मुश्तमिल है। आपने क्लास 5 के यूनिट नंबर 1 के ऑडियो लेक्चर अगर सुन लिए हैं, उसमें नंबर पैटर्न का भी लेक्चर है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि कैसे हम नंबर पैटर्न्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि पेज नंबर 32 पर है, इस पर हमने नंबर पैटर्न्स के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स, डिस्क्राइब द रूल। हमने रूल बताना है क्या है, एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, और फिर आगे वाली 2 टर्म्स भी हमने इसमें बतानी है कि क्या आएंगी। तो देखें बड़ा आसान है ये काम, नंबर पैटर्न्स को डिस्कस करना बड़ा आसान होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, रूल डिस्क्राइब करना होता है कि रूल इसमें कौन सा लग रहा है। अगर आपने रूल डिस्क्राइब कर लिया तो बस आप नेक्स्ट 2 टर्म्स जो भी होंगी वो आप इजीली बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में देखें जो हमारे पास सीक्वेंस है, जो नंबर पैटर्न दिया हुआ है वो है 11, 15, 19, 23, 27, डैश। तो आपने देखें इसमें अब क्या रूल बन रहा है। आप देखें हर नंबर, अगला नंबर, एक पिछले नंबर से अगला नंबर अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप 4 ऐड करवाते जाएं। 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, 23 + 4 27। तो अब देखा हर नंबर में 4 ऐड करवाते जाएं। तो रूल इसमें क्या है, एडिंग 4। आप 4 ऐड करवाते जाएं तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। तो जो मिसिंग टर्म है वो फिर क्या होंगी, 27 + 4 करूँगा तो 31, 31 + 4 करूँगा तो 35। तो ये इसकी नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, जो दो नेक्स्ट टर्म हमसे पूछा जा रहा है वो इसमें ये आ गए। तो बी पार्ट इसका देखते हैं। बी पार्ट में है जो हमें सीक्वेंस दी है नंबर पैटर्न 30, 60, 90, 120, 150, डैश। तो अब इसमें देखें 30, 60, 90। आप पिछले नंबर से अगले नंबर में अब अगर मूव कर रहे हैं तो 30 ऐड करवाते जाएं। 30 + 30 60, 60 + 30 90, 90 + 30 120, 120 + 30 150। तो इसमें रूल क्या है, एडिंग 30 ऐड करवाते जाएं। और फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे इसकी, जो 2 हमने बतानी है, 150 में 30 ऐड करूँगा 180, 180 में 30 ऐड करूँगा तो 210। ये इसकी नेक्स्ट टर्म्स आ गई। सही है। तो इसी तरह इसका सी पार्ट देखते हैं हम। सी पार्ट क्या है, 6, 12, 18, 24, 30। तो इसमें अब देखें क्या सीक्वेंस, ये नंबर पैटर्न क्या बन रहा है, 6 से 12, फिर 12 से 18। तो आप देखिए 6 ऐड होता जा रहा है, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30। तो एडिंग 6 इसमें रूल है। और 30 + 6 करूँगा 36, 36 + 6 करूँगा 42। तो ये इसकी नेक्स्ट टर्म्स आ गई। तो इसी तरह फिर आपने इसका डी पार्ट हम देख लेते हैं। डी पार्ट में हमारे पास जो दिया हुआ है वो है सीक्वेंस इसकी है 850, 800, 750, 700, 650, आगे फिर 2 मिसिंग टर्म्स हैं जो हमने बतानी है। तो इसमें देखें क्या पैटर्न है, 850 से 800, फिर 800 से 750। तो देखें 50 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, 850 में अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 50 तो 800 आ जाएगा। 800 में 50 सब्ट्रैक्ट करूंगा 750 आ जाएगा। 750 में 50 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 700, 700 में 50 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 650 आ गया। 650 में मैं 50 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 600, 600 में मैं 50 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 550 आ जाएगा। तो आपने देखा कि आप 50 सब्ट्रैक्ट करते जाए, सब्ट्रैक्टिंग 50 इन ईच टर्म। तो रूल क्या है, सब्ट्रैक्टिंग 50। तो ये इसका रूल है। और नेक्स्ट टर्म आप फिर इजीली बता सकते हैं वो क्या बन रही है, 650 में 50 माइनस किया 600 आ गया, 600 में 50 माइनस किया तो 550 आ गया। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ आपने इसकी नेक्स्ट टर्म्स भी बता दी। तो ई पार्ट इसका देखते हैं। ई पार्ट में है 106, 103, 100, 97, 94, और फिर आगे 2 जो टर्म्स बतानी है वो। तो 106, 103 देखें
इसमें 3 माइनस हो रहा है, फिर 103 में भी 3 माइनस करेंगे 100, 100 में 3 माइनस किया 97, 97 में 3 माइनस किया 94। तो इसमें फिर रूल क्या है, सब्ट्रैक्टिंग 3 इसमें रूल है। 94 में 3 माइनस करूंगा 91, 91 में 3 माइनस करूंगा तो 88। तो आपने देखा, आप बड़ी आसानी के साथ नेक्स्ट टर्म्स भी इसमें बता सकते हैं। तो इसी तरह इसके और भी पार्ट है, आपने खुद इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑब्जर्व द गिवन चार्ट। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि जो गिवन चार्ट है वो ऑब्जर्व करें, फाइंड एटलीस्ट 5 पैटर्न्स, आल्सो सेट द रूल्स फॉर दीज पैटर्न्स। और इन कोई कहता है ये जो आप पैटर्न हमें दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखी हुई है और एक रो में 10 नंबर्स हैं, तो आपने इसको ऑब्जर्व करना है और 5 को इसे पैटर्न्स बताने हैं। आल्सो सेट द रूल्स फॉर दीज पैटर्न्स। और फिर इन पैटर्न्स के लिए आपने रूल भी आइडेंटिफाई करना है। तो देखें यहाँ से बहुत ज़्यादा पैटर्न्स निकल सकते हैं, तो ये आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका एक पैटर्न मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैटर्न इसके निकल सकते हैं, तो आपने इस पर खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। एक पैटर्न मैं इसका बताता हूँ, जैसे 1 से लेकर 10 तक काउंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं यही लिख दूँ पहले इसमें नंबर पैटर्न, तो हर एक में मैं 1 1 ऐड करता जा रहा हूँ, तो ऐड 1 इसका रूल है और ये सीक्वेंस इसमें पैटर्न बन रहा है 1, 2, 3, 4। तो इसी तरह 11, सेकंड रो है, वहाँ पे भी ऐड 1 करवा लें तो वो भी पैटर्न बन रहा है। इसी तरह थर्ड रो में भी ऐड 1 करवाएं तो वो भी एक पैटर्न बन रहा है ऐड 1 रूल के हिसाब से। तो इसी तरह हर रो में अगर आप देखें तो एक एक रूल, तो ये भी बन रहा है, ठीक है। तो एक पैटर्न आप ये बता सकते हैं। अब इसके अलावा और मैंने कहा ना बहुत से बन सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, अगर मैं कॉलम वाइज बात करूं, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, ये पहला कॉलम मैंने उठाया। तो पहले कॉलम में देखें, अगर मैं नंबर पहले नंबर से दूसरे नंबर में जाना चाहता हूँ तो क्या करता हूँ, 10 ऐड करवाता जा रहा हूँ। 1 + 10 11, 11 + 10 21, 21 प्लस, ठीक है, मैं 10 ऐड करवाता जा रहा हूँ। 1 + 10 11, 11 + 10 21, 21 + 10 31 और इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें फिर रूल क्या है, एडिंग 10, और ये इसमें पैटर्न फिर बन गया 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। तो इस तरह आप सेकंड कॉलम को उठाएंगे तो वहाँ पे भी एडिंग 10 के हिसाब से रूल बन रहा है। फिर इसी तरह थर्ड कॉलम में भी एडिंग 10, फोर्थ कॉलम में भी, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, हर कॉलम में यही रूल बन रहा है कि एडिंग 10 करते जाएं। तो आप देखें यहाँ पे भी आपको कितने रूल्स और पैटर्न्स मिल गए। फिर इसी तरह आप इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखूँ, ठीक है, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टली भी देख लिया, मैंने वर्टिकली भी देख लिया। हॉरिजॉन्टली रो वाइज है, वर्टिकली इसके कॉलम वाइज है। तो इस अब मैं अगर इसको डायगोनल देखना चाहूँ तो डायगोनल नंबर अगर मैं इसमें पिक करूँ 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100। तो इसमें देखें ये एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न में रूल क्या है, एडिंग 11 अगर मैं ऐड करता जाऊं तो मेरे पास ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये जो और डायगोनल आ रहा है। इसी तरह इससे ऊपर वाले डायगोनल और इससे नीचे वाले जो डायगोनल है वो भी सारे यही रूल है। देखिए ऊपर वाला जो अगर मैं लूँ 2, जो 2 से शुरू हो रहा है, 2, 13, 24, 35, ठीक है, 46, 57, 68, 79, 90। तो इसमें भी यही रूल है, एडिंग 11। तो इस तरह आप कोई भी डायगोनल उठाएंगे तो वो एडिंग 11 रूल निकलेगा और वो इसका पैटर्न बन जाएगा इस तरह, ठीक है। तो आपने देखा ये आपने लेफ्ट साइड से बनाया है, इसी तरह बाकी भी जितने आप लेफ्ट साइड से बनाएंगे वो एडिंग 11 इसका रूल बनता जाएगा। अब अगर मैं इसका राइट साइड से उठाऊँ, यानी 10 से शुरू करूँ, 10, फिर 19 है, फिर 28 है, फिर 37 है, फिर 46 है, फिर 55 है, फिर 64 है, 73 है, फिर 82 है, फिर 91 है। तो इसमें देखें क्या है, इसमें क्या रूल आया, इसमें है कि आप हर एक में 10 + 9 किया तो 19, 19 में फिर +9 करूँगा तो क्या बन जाएगा 28, 28 में फिर +9 करूँगा 37। मतलब ये है कि आपने ये वाला जो पैटर्न लिखा है, ये वाला जो पैटर्न लिखा है इसमें रूल क्या है, एडिंग 9, इसमें एडिंग 9 इसका ये रूल है। तो इस तरह आप कोई भी उठाएंगे जो राइट साइड से शुरू करेंगे और बॉटम की तरफ जाएंगे आप, जैसे मैं इसके 10 की बजाय 9 से अगर लेता हूँ, 9, 18, 27, 36, 45, तो देखिए इसमें भी हम एडिंग 9 ही कर रहे हैं और ये पैटर्न इसी तरह आगे कंटिन्यू चल रहा है।
45 के बाद 54, फिर 63, फिर 72, फिर 81। तो इस तरह आप और भी कुछ जो देखेंगे उसमें पैटर्न क्या बनेगा, एडिंग 9 इसका रूल बन जाएगा और पैटर्न ये इस लिहाज से बन रहा है। तो आपने देखा हम इस तरह बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं और फिर हर पैटर्न का कोई ना कोई रूल आइडेंटिफाई होता है। सही है। तो इस लिहाज से आपको समझ आ गई हो कि हम बहुत ज़्यादा इसमें ये जो हमने हर रो में 10-10 नंबर लिखे हुए हैं और 100 तक काउंटिंग पूरी की है, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैटर्न बना सकते हैं। तो बाकी आप और भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि मैंने जो बताया इसके अलावा और अगर आप बना सकते हैं तो और इसमें पैटर्न आपने डिस्क्राइब करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब द रूल ऑफ पैटर्न। हमने फिर इसके रूल बताने हैं पैटर्न के, क्या रूल बनता है इस टेबल के लिहाज से। ठीक है, इस टेबल के लिहाज से हमने इसका बताना कि क्या इसका पैटर्न जो टेबल के अंदर पैटर्न दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने बताना है कि इसका रूल क्या है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है इसमें देखिए जो हमें टेबल दिया हुआ है इसमें हमने रूल को बताना है कि रूल क्या है इसका, इस पैटर्न का। तो देखें वीक्स, उसने कहा 1 वीक के अंदर हाइट ऑफ द प्लांट है 4 सेंटीमीटर, 2 वीक्स में हो जाती है 8 सेंटीमीटर, 3 वीक्स में है 12 सेंटीमीटर, 4 वीक्स में है 16 सेंटीमीटर, 5 वीक्स में है 20 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द प्लांट जो है वो हर वीक के हिसाब से बढ़ती जा रही है ना। अब कितनी कितनी बढ़ रही है देखें, पहले वीक में 4, फिर दूसरे वीक में आ गई 8, तो 4 + 4 8, फिर 8 में फिर 4 किया ऐड तो 12, फिर 12 में फिर 4 ऐड किया तो 16, 16 में 4 ऐड किया तो 20। तो मतलब आप देखें इसका एडिंग 4 इसमें रूल बन रहा है हाइट ऑफ द प्लांट बढ़ाने में। हाइट ऑफ द प्लांट जो बढ़ रही है वो एडिंग 4 के हिसाब से रूल यहाँ पे बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखें, इसमें हमने बताना है, वो कहता है कि रूल यहाँ पे पैटर्न का बताना है। बॉक्सेस ऑफ ब्लॉक्स के अगर 1 बॉक्सेस ऑफ ब्लॉक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स है 20, अगर 2 बॉक्सेस ऑफ ब्लॉक्स लें तो 40, 3 बॉक्स ऑफ ब्लॉक्स लें तो 60, 4 बॉक्सेस ऑफ ब्लॉक्स लें तो 80, 5 बॉक्सेस ऑफ ब्लॉक्स लें तो 100। तो हमने इसमें रूल बताया। देखें अब टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो पहले 20 थे, फिर 40 हुए, फिर 60 हुए, फिर 80 हुए, 100। तो देखें 20 में 20 ऐड करें 40, फिर 40 में 20 ऐड करें 60, 60 में 20 ऐड करें 80, 80 में 20 ऐड करूँ तो 100। तो फिर यहाँ पे रूल क्या बन रहा है, एडिंग 20 इसमें रूल बन रहा है इस पैटर्न के हिसाब से। तो आपने देखा आपको पैटर्न्स को बड़ी इजीली आप उसको पहचान सकते हैं और पहचानने के बाद आप उसका रूल वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रूल इसमें क्या है जिसके बेस पे आपने पैटर्न को लिखा हुआ है, सीक्वेंस को लिखा हुआ है। तो एक्सरसाइज 3 इस तरह हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज ये समझ आ गई होगी। तो इस ऑडियो में हमने एडिशन, इस ऑडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज की है, डिवीजन की एक्सरसाइज की है और नंबर पैटर्न्स की एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज 1, 2 और 3। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। डियर टीचर्स, आपने अच्छे तरीके से समझने के बाद ये बच्चों को अच्छे तरीके से समझाना है ताकि बच्चों को भी ये एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके साथ ही हम इस ऑडियो को ख़त्म करते हैं।